बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि रमजान अल मुबारक में भी मुनाफाखोर सरगर्म है। होलसेल में चीनी 10 से 15 रुपए तक महंगी होकर 112 रुपए फी किलो में बिकने लगी है। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कराची के शहरी ताहाल महंगाई के तूफ़ान से नबरद आज़मा है। और अगर हम बात करें चीनी की, तो चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है। 10 रोज़ में चीनी होल सेल की सतह पर तकरीबन 102 रुपये से बढ़कर 112 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई है। और इसी तरीके से हम बात करें रिटेल में, तो रिटेल में चीनी जो कि कहीं पर 105 रुपये पर फ़रोख्त की जा रही थी फ़ी किलो, कहीं पर 110 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही थी, वो अब 120 रुपये किलो पर पहुँच गई है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं चीनी जो महंगी हुई है उसकी बुनियादी तौर पर वजूहत क्या है और कितनी चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। अभी तकरीबन 2-4 रोज़ के अंदर ही चीनी जो कि हमें 5200 रुपये में मतलब एक कट्टा मिलता था, वो अभी 156 यानी कि 112 रुपये किलो हम रिटेल वालों को उसका कट्टा मिल रहा है होलसेल की तरफ से। तो हमने मालूम किया कि भाई ये क्या हो गया 2-4 दिन के अंदर, अभी तो रेट कम था, अभी एकदम से क्या हो गया। तो पीछे से बोला ये गया कि जी चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है, लोगों ने चीनी स्टॉक करना शुरू कर दिया क्योंकि इस वक्त रमज़ान शरीफ है, इसमें चीनी की जो मतलब डिमांड है वो बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, हमारे दुकानदार से बात है, उनका कहना है कि चीनी की जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है और मसनूई बहरान पैदा करके चीनी की कीमतों में इजाफा किया गया है। हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस से मुनाफाखोरी कर रहे हैं, ताकि लोगों को जो है वो चीनी जो है वो सस्ते दामों दस्तयाब हो सके और उनके कारोबार भी जो है वो चल सके। जी, शहर में बेलगाम मुनाफाखोरों ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। चीनी की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है राशन, चीनी, आटा, दालें खरीदना मुश्किल हो गया है। हुकूमत की कारकर्दगी से मायूसी हुई। 120 रुपये किलो है, मगर अब कम होना चाहिए ना, क्योंकि हर चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ तो सस्ती है नहीं। चीनी अपने मुल्क पे भी अपना पैदावार है और हर चीज़ें कम से कम अगर वो 60-70 नहीं है 80 तो होना चाहिए, 70 होना चाहिए। अभी जो है 120 रुपये किलो है। अब देखो दिन ब दिन आप महंगाई कर रहे हो, मगर वो चीज़ें जो गरीबों की फैसिलिटीज़ है उनको आप नहीं बढ़ा रहे हो। अब 500 वाला बंदा क्या करेगा, पेट्रोल ले, आटा ले, क्या ले। अहम खबर आपको दें, कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारियां कर ली गई हैं। बिजली 6 रुपये तक महंगी होने का इम्कान है। हुकाम के मुताबिक समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी होगी। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 6 रुपये तक महंगी होने का इम्कान है। हुकाम के मुताबिक समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी होगी। तफसीलात जानेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, जो अथॉरिटी को जो ब्रीफिंग दी गई है सिद्दीकी की जानिब से, उसमें की इलेक्ट्रिक समाई एडजस्टमेंट समात में उसमें जो इस के तहत एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 6 रुपये तक महंगी हो सकती है। और की इलेक्ट्रिक 2 समाई एडजस्टमेंट से फी यूनिट जो है बिजली औसतन 4 रुपये 76 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। CPPO काम का कहना है। जो आज ब्रीफिंग जो हुई है स्पष्ट तौर पर, उसमें रवा माली साल की पहली समाई एडजस्टमेंट है उसकी मद में 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक इजाफा मांगा गया है, जबकि गुज़िश्ता माली साल की दूसरी समाई एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपये 55 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इन समाई एडजस्टमेंट का इजाफा वसूल नहीं किया गया था। दरख्वास्तों में मौका पाया है और डिस्कोस के सार्फिन से इन समाई एडजस्टमेंट का इजाफा वसूल किया जा चुका है। दरख्वास्त में ये भी बताया है कि मुल्क में यकसा टैरिफ के लिए के इलेक्ट्रिक सार्फिन से भी वसूली होगी। और इसमें नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 2 समाई एडजस्टमेंट पर जो है वो समाअत मुकम्मल कर ली है और समाअत मुकम्मल कर ली गई है। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 6 रुपये तक महंगी होने का इम्कान। हुकाम के मुताबिक समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी होगी। अवैस कियानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमत पर सनतकार शदीद बरहम हो गए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मा का कहना है सेल्स टैक्स बढ़ाने के लिए अब सरचार्ज आयद कर दिया गया है। इंडस्ट्री की फी यूनिट कास्ट 50 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इतनी महंगी बिजली पर इंडस्ट्री कैसे चलेगी, किसी को कोई फिक्र नहीं है। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। अशरफ, अपडेट करें।
इस वक्त परेशान है और मजमूई तौर पर बिजली की कीमत में जो सरचार्ज भी लग गया। अब जो इंडस्ट्रियल जो सिर्फ जो कीमत है वो 39 रुपीज़ के करीब पहुंच गई है फ़ी यूनिट, जिसमें सेल टैक्स और FED वगैरह शामिल नहीं है। इसका कितना इम्पैक्ट होगा? कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ, देखिए इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसकी वजह जिस तरह से भी आपने जिक्र किया बिजली का बिल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वैसे तो इस वक्त हर चीज़ ने इस वक्त परेशान किया हुआ है। आप चाहे लेबर कॉस्ट ले लें, चाहे आप कोई भी कॉस्ट ले लें, फ्यूल कॉस्ट ले लें, लेकिन बिजली का जो भी आपने जिक्र किया रिसेंटली, तो आप देखें कि इस वक्त जो हमारा बगैर टैक्सेस के टैरिफ आके बैठ रहा है तकरीबन 39 रुपीज़ के करीब है। और जब टैक्सेस आपस पे लगाते हैं, सेल्स टैक्स भी आपने बढ़ा दिया 1%, उसके अलावा आपका जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, फर्दर टैक्स लगता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपने इतने अनवा किस्म के टैक्सेस लगा दिए। प्लस ये कि जो आपका जो आपने लोन लिया हुआ है उसकी डेट सर्विसिंग के चार्जेस भी आप इसके अंदर लगाए जाते हैं। वो भी ये दुनिया में शायद वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे इस किस्म का आपको मिसाल मौजूद होगी कि गलत पॉलिसीज़ और गलत तरीके से कर्जे लिए गए और उसके बाद फिर जो मुल्क के कंज्यूमर्स हैं, मुल्क के लोग हैं, उनके ऊपर आपने उसका बर्डन डाल दिया। तो ये तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि बाकायदा एक सोची समझी एक मुहिम है कि इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसके ऊपर इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं कर सकती। हम बारहा ये कह रहे हैं और ये चीज़ अब ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ बातों की हद तक रह गई हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लोग इस वक्त अपनी इंडस्ट्रीज शट डाउन कर चुके हैं क्योंकि फिजिबिलिटी नहीं होगी मेरी, तो मैं कैसे उसको ऑपरेट करूंगा। सलीम साहब, अगर देखा जाए डॉलर 280 से ऊपर मुसलसल ट्रेड कर रहा है, IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा है, तो इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? इस रेट पे अगर कोई चीज़ माल इंपोर्ट होकर क्लियर होगा तो कितनी लागत बढ़ेगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त माल की क्लियरेंस के ऊपर भी आपको पता है कि क्या सूरत हाल चल रही है। इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो तक पड़े वहाँ पे ख़राब हो गए हैं और वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो एक तो जो मटेरियल है वो क्लियर वैसे ही नहीं हो पा रहा, इंपोर्ट की फिजिबिलिटी आपकी यहाँ पे है नहीं। इंडस्ट्री आपकी जो लोकल मार्केट है उसके अंदर बाइंग पावर ख़त्म हो चुकी है, तो वो आप उसको मज़ीद अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर नहीं सकते। प्रैक्टिकली इस रेट के ऊपर इम्पोर्ट करना और इम्पोर्ट करके प्रोडक्शन करना और या तो लोकल मार्केट में सप्लाई करना या री एक्सपोर्ट करना, इस वक्त फिजिबिलिटी आपकी नहीं बन रही। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो बिजली की कीमत मजीद बढ़ी है, साथ ही पैदावारी लागत मजीद बढ़ जाएगी। और अगर देखा जाए डॉलर की कीमत भी 280 रुपये से ऊपर ही ट्रेड करी है और कंसर्न्स ये देखे जा रहे हैं कि जो दरामदी खाम माल है उसकी लागत मुसलसल बढ़ रही है, जिससे पैदावारी लागत भी बढ़ रही है, मजीद बढ़ जाएगी। जी, जुबली मार्केट भी के इलेक्ट्रिक के शिकंजे में आ गई। मार्केट के सदर अब्दुल गनी ने दिन में 7 से 8 घंटों की लोड शेडिंग का दावा कर दिया। आपको बताएं कि जुबली मार्केट भी के इलेक्ट्रिक के शिकंजे में आ गई है। मार्केट के सदर अब्दुल गनी ने दिन में 7 से 8 घंटों की लोड शेडिंग का दावा कर दिया है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। काविश, अपडेट करें। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है, लेकिन हुकूमत के दावे जो है वो उनकी कलई खुल चुकी है। हुकूमत ने यह दावा किया था कि रमज़ानुल मुबारक में बिजली की लोड शेडिंग की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन मार्केटों में भी अब बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुबली की मार्केट में। यहाँ पर घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, जिसके बायस जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर हो रही है। मेरे साथ मार्केट के चेयरमैन अब्दुल गनी साहब मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। गनी साहब, बताइएगा कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है और कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? कारोबार तो आपके सामने ही है, आपने सारी कंडीशन देख ली है। अभी जो लोड शेडिंग गई हुई है, लोड शेडिंग का ये हाल है कि जो है इन्होंने तकरीबन एक दिन के अंदर जो है तकरीबन 7-7, 8-8 घंटे जो है ये लोड शेडिंग हो रही है। और इसके अंदर आप ये बताइए कि 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे हमें मिलते हैं इसमें आप ये बताइए कि क्या जो है वो सिलाई करने वाला काम वो अपने आर्डर दे सकेगा, क्या कढ़ाई करने वाला वो अपने आर्डर दे सकेगा? तो खुदारा गवर्नमेंट ने अभी ये बीच में ऐलान किया था कि हम लोड शेडिंग को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ख़त्म तो दूर की बात है, उन्होंने और मज़ीद जो है वो ताजिरों पे जो है ना बोझ डाल दिया इन्होंने लोड शेडिंग का, जिसकी वजह से जो है वो कारोबारी लोग जो हैं वो बेहद ही परेशान हो रहे हैं। कंडीशन आपके सामने ही है। ये कारीगर देखें आप, सारे आपके बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे बेचारे जो अब ये इंतज़ार कर रहे हैं लाइट का। लाइट ना होने की वजह से इनका कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है। जी बिल्कुल, जो मार्केट के ताजिर हैं वो ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग को ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में ये रिलीफ दिया जाए ताजिरों को और फ़ौरी तौर पर लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, ताकि ताजिर जो है वो अपना काम कर सकें। और महंगाई की वजह से जहाँ एक जानिब ताजिर परेशान है, तो वहीं अब जो दीगर मसाइल है वो भी जन्म ले रहे हैं, जिसके भी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। जी, सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे के 6 डिवीजन्स में गुटखा, मावा और दीगर नशा आवर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुनज़्ज़म क्रैकडाउन शुरू करने का उसूली फैसला कर लिया है। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद DIGs की सरबराही में अलग से डिविजनल टास्क फोर्स बना दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, बताएगा ये किस तरह वर्क करेगी टीम?
जी बिल्कुल, सिंध पुलिस ने सिंध काबीना की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर गुटखा, मावा, मेनपुरी और नशा और एशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ जो सख्त क्रैकडाउन करने के लिए हिकमत अमली बना ली है। इस हवाले से 3 रुकनी सूबाई डिविजनल टास्क फोर्स कायम कर दिया गया है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर, शेख बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सखर में डीआईजी की सरबराही में डिविजनल टास्क फोर्स कायम किए गए हैं। कराची डिवीजन में डीआईजी इमरान यकूब मनास की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दिया गया है, जिसमें 5 एसएसपी और 6 एएसपी शामिल है। हैदराबाद, मीरपुर और शेख बेनज़ीराबाद डिवीजन में डीआईजी तनवीर आलम ओडो की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दिया गया है। टास्क फोर्स में एसएसपी स्पेशल ब्रांच 4 एएसपी और डीएसपी शामिल है। इसके अलावा लाड़काना, सखर डिवीजन में भी डीआईजी मोहम्मद काशिफ की सरबराही में डिविजनल टास्क फोर्स कायम कर दिया गया, जिसमें एसएसपी जो है शिराज नजीर समेत 6 एसएसपी, एएसपी और एसपी शामिल है। टास्क फोर्स जो है एक जो खासतौर पर टास्क फोर्स में जिसमें एक्साइज पुलिस, नार्कोटिक्स, एएनएफ रेंजर्स और दीगर वफाकी इदारों की भी मदद हासिल कर सकता है। इस हवाले से आईजी सिंध पुलिस ने वज़ीर-ए-आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है और आज से टास्क फोर्स को जो टास्क दिया गया फौरी तौर पर 6 डिवीजन में मंशा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करके इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में जाए और इस तरह के अमल को फौरी तौर पर रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। कराकोट पुलिस लाइन तबाही के दहाने पर पहुंच गई। पुलिस लाइंस की इमारत पर जगह जगह से निकलता सरिया और टूटी हुई दीवारें पुलिस की नाअहली और अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत हैं। तफसीलात बताएंगे सलमान सलीम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कलाकोट पुलिस लाइन के बाहर मौजूद हैं और करोड़ों रुपए जो है वो फंड दिया जाता है इन पुलिस लाइनों की मुरम्मत का, इनकी तामीरात का और इनके जो मसाइल हैं उसको हल करने का। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो इन पुलिस लाइन्स की मुरम्मत की ना की गई, इनकी जो गटर की लाइनें हैं उनको सही नहीं किया गया, इनके अंदर की जो सूरत हाल है, जो खस्ता हाली का शिकार हैं, उसको भी सही नहीं किया गया। सिविल लाइन के अगर हवाले से हम लोग बात कर लें और जितनी भी कराची में पुलिस लाइन इस टाइम पे मौजूद हैं, सबकी खस्ता हाली का जो है वो शिकार है और ये फ्लैट जो है वो बने हुए हैं। बिलखुसूस अगर हम लोग कलाकोट पुलिस लाइन की बात करें तो 210 पुलिस क्वार्टर यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके अंदर 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पर रेंट की मद में उनकी तनख्वाहों में से पैसे भी काटे जाते हैं और ये बोला भी जाता है कि इनको जो है वो रेनोवेट किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये गुजर रही है 50 साल हो चुके हैं इन पुलिस लाइनों को तामीर हुए हुए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। जब हमने अंदर पुलिस एहलकारों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि सरकारी मुलाजिम होने के बायस वो मीडिया से जो है वो बात नहीं कर सकते हैं। ताहम इस वक्त की सूरत हाल की अगर बात करें तो अब से कुछ अरसा कबल इसी पुलिस लाइन के अंदर जो है वो एक उमर नामी 5 साल बच्चा भी जो है वो जाँ बाक हुआ था और उसकी जाँ बाक होने की वजह ये थी कि ऊपर जो छज्जा था घर का वो कमज़ोर था और बारिश हुई और वो छज्जा जो है वो नीचे गिरा, जिसकी जद में आकर वो बच्चा जो है वो अपनी जान की बाजी हारा है। इसी तरह के वाक़यात जो है वो होते रहते हैं। ताहम इस वक्त की भी अगर हम लोग सूरत हाल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अबतर है। यहाँ के जो पुलिस एहलकार, जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो पुलिस अफसरान यहाँ के रिहायशी हैं, परेशानी का शिकार है। जी में डिजीज कोटे पर मरहूम मुलाजमीन के वर्सा को मुलाजमतों की फराहमी कई बरसों से ताखिर का शिकार है। मरहूम मुलाजमीन के सैकड़ों नौकरी की आस लगाए केएमसी दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, केएमसी में डिजीज़ कोटे की 200 से ज़ायद असामियों पर भर्तियों में ताख़ीर की जो वजह है वो बताई जा रही है केएमसी हुक्काम की जानिब से कि 2022 में तश्कील करदा कमेटी की 5 रुकनी सिफारिशात थीं और वो सिफारिशात ये थी कि आलम तालीम याफ्ता उम्मीदवारों को इनकी काबिलियत और एहलियत के मुताबिक नौकरियां जो हैं वो फराहम करने की कोशिश नहीं की गई। पहला एतराज़ ये सामने आया था, जबकि एक सूरत-ए-हाल भी सामने आई थी कि एक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार को सब इंजीनियर बनाने की सिफारिश की गई। इसी तरह दीगर निचले ग्रेड पर आला तालीम याफ्ता जो है वो मुलाजमीन भर्ती कर लिए गए, जबकि ऐसी पोस्टों पर भर्ती का कहा गया जिनमें असामियाँ मौजूद ही नहीं थी। इस वजह से ये ताख़ीर बताई जाती है। ये मौक़िफ़ है सरकार का। लोगों को क्या परेशानी है इस हवाले से, डिजीज़ कोटे के हवाले से शहरी हैं मौजूद केएमसी की इमारत में इस वक्त हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। फरमाइएगा, डिजीज़ कोटे के हवाले से क्या परेशानी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको बड़ा मशकूर हूँ मीडिया वाले का। डिजीज़ कोटे की ये है कि जनाब वो मेरा जो भाई का लड़का था, पोता था उसका, मेरा भी पोता ही आ गया, वो 2020 में फौत हो गया था। उसका लड़का था जनाब, दरख्वास्त जमा कराई थी, मेरा ख्याल तकरीबन 1 साल 1 महीना हो गया जनाब, उनके इंटरव्यू भी हो गए थे।
फिर जनाब सेक्रेटरीट तक भी गए, सारा कुछ गए। ये जनाब मर्दों से ज़्यादा औरतें, तकरीबन 400-450 डिस्ट्रिक्ट कोटा है कम से ये कम। मुझे बताइए कि 450 ये जो आप बता रहे हैं, सरकार बोलती है कि 200 ये तादाद है, तो इस पे आपको वजह क्या बताई जाती है, भर्तियां क्यों नहीं हो रही? हम ये कहते हैं जनाब कागजात दुरुस्त कर रहे हैं। कागजात कैसे दुरुस्त कर रहे हैं कि जो हमारी पाँव से लेकर सिर तक बाल गिने जा रहे हैं कि इनके कितने हैं कितने नहीं। डिसीड कोटे की ये के धारे से तस्दीक कराओ, एफिडेविट उसकी लो जनाब, उसका डोमिसाइल लो, PRC लो, हेल्पशिप लो, शनाख्ती कार्ड लो, चले जाओ। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि इसका तरीक़ेकार सहल बनाया जाए और फौरी तौर पर डिजीज़ कोटे पर भर्तियां की जाएं, क्योंकि मुश्किलात जो वफात पा जाने वाले मुलाजमीन हैं उनके अहल खानों को मुसलसल उनकी बढ़ती जा रही हैं। जी, अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में PTI सोशल मीडिया कारकुन मोहम्मद सलमान खान की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, SIU, एडवोकेट जनरल सिंध समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 10 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में PTI सोशल मीडिया कारकुन मोहम्मद सलमान खान की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, SIU, एडवोकेट जनरल सिंध समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 10 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में PTI सोशल मीडिया कारकुन मोहम्मद सलमान खान की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, SIU, एडवोकेट जनरल सिंध समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 10 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। अब आपको बताएं कि सिंध सरकार ने महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध ने 16 ग्रेड के 23 इंस्पेक्टर्स की नई भर्तियां करके तैनातियां भी कर दी। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा इन भर्तियों के हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा ट्रांसपोर्ट में जो है 16 ग्रेड की नई भर्तियां कर दी है। 16 ग्रेड के 23 इंस्पेक्टर्स की नई भर्तियां की गई है, जिसमें 4 मोटर मैकेनिकल व्हीकल इंस्पेक्टर्स की भर्तियां की गई है, जबकि 19 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स की भर्तियां की गई है। 23 इंस्पेक्टर की नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने के बाद में 16 जो है ग्रेड के अफसरान की तैनातियां भी डिस्ट्रिक्ट सतह पर कर दी गई, जिसमें वकार हैदर सुमरो को सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कराची, मोहम्मद हनीफ को सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कराची, अब्दुल शकूर को भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन विंग फरीदाबाद कराची तैनात किया गया, जबकि शम्सुद्दीन को मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन विंग सईदाबाद तैनात कर दिया गया, जबकि मोहसिन रजा को भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन विंग सईदाबाद कराची तैनात किया गया है। नादर अली को डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैदराबाद तैनात किया गया, जिसका महकमा ट्रांसपोर्ट व मास ट्रांजिट ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में डकैती के मुकदमे की समाअत हुई। मुलजिम के वकील ने सवाल उठाया कि अगर मुद्दई मुकदमा का दावा सच्चा है तो 5 समाअतों के बाद क्यों अदालत में पेश हुए। तफसीलात बताएंगे शहरयार सदीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में मुलजिम गुलशेर के खिलाफ 50 लाख रुपए मालियत की डकैती के मुकदमे पर आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में अहम समाअत हुई। मुलजिम के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुद्दई की जानिब से अगर दायर किया गया ये मुकदमा सच है तो गुज़िश्ता समाअतों पर क्यों अदालत में जो है वो इनकी तरफ से हाज़िरी नहीं दी गई, जबकि मुद्दई मुकदमा गुज़िश्ता 5 समाअतों के बाद पहली मरतबा जो है वो आज कमरा अदालत में पेश हुई, जिसके बाइज़ अदालत में जो है वो मुद्दई मुकदमा के खिलाफ जो है वो सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उनसे पूछा गया कि गुज़िश्ता कई समाअतों पर क्यों जो है वो कमरा अदालत में पेशी नहीं दी गई, जिसके बाद जो है वो मुलजिम के वकील की जानिब से मजीद अदालत को ये बताया गया कि गुलिस्तान जौहर में एक प्लॉट है जिसको लेकर उसके तनाज़े पर गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो मुद्दई और मुलजिम के दरमियान जो है वो झगड़ा जारी है, जिसको जो है वो मुद्दई अपनी मिल्कियत बताती हैं, जबकि उसके कोई भी जो है वो कानूनी कागजात जो है वो मुद्दई के पास मौजूद नहीं है। अगर कोई भी कानूनी कागजात इसके मुद्दई के पास मौजूद हैं इस प्लॉट के, तो क्यों जो है वो आज तक कमरा अदालत में पेश नहीं किए गए। इसके अलावा मुलजिम के वकील की जानिब से ये भी जो है वो सवालात उठाए गए कि अगर मुलजिम के खिलाफ कोई भी सबूत या कोई भी प्राइवेट गवाह है 50 लाख रुपए मालियत की चोरी का, तो क्यों जो है वो आज तक कमरा अदालत में पेश नहीं किया गया। इसके अलावा ये भी बताया गया मुलजिम के वकील की जानिब से कि गुज़िश्ता समाअत पर जो है वो इन्हीं तमाम बातों के ऊपर मुलजिम की जो है वो जमानत मंजूर की जा चुकी है, लिहाजा मुलजिम के खिलाफ ये जो मुकदमा जारी है ये 1
फर्जी मुकदमा है इसको फौरी तौर पर खारिज करते हुए मुलजिम की जो है वो बरियत का फैसला सुनाया जाए। लेकिन जो है वो आज मुद्दई की जानिब से जो है वो इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे मंजूर करते हुए ये केस की समाअत जो है वो 18 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी, अब आपको बताएं कि पंजाब KPK असेंबलियों के केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच तनाज़े का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला विंग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने मुजाहरा जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से इजहार यकजहती किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे बिलाल अहमद। जी बिलाल। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती किया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रियाज फंदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला तहरीक के रहनुमा है। इसके साथ ही दीगर वकला भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके आज मुजाहरे का मकसद क्या है। तो ये बताइए क्या मकसद है आज के इस मुजाहरे का? देखिए, मसला ये है कि किसी भी माशरे में अदल और इंसाफ न हो, कानून की बालादस्ती न हो, कानून की हुक्मरानी न हो, आइन की बालादस्ती नहीं हो, वो माशरा जो है मैं कहता हूँ कि वो एक जंगल का कानून जो है वो हो जाता है। तो जिस तरह अभी मौजूदा हालात हैं, जिस तरह जो है अदलिया के ऊपर एक दफ़ा फिर उनको तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हमेशा वकला ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। जब भी मुल्क के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल हुई है, जब जुडिशरी के ऊपर, अदलिया के ऊपर किसी ने हमला किया है, तो वकला उनके साथ खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मामलात में वकला भरपूर तरीके से अदलिया के साथ खड़े होंगे, चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, फुल बेंच बन जाता है तो इसमें क्या एतराज़ होगा? आप लोगों का मकसद क्या है, क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी सारे के अख्तियारात हैं, वो अगर लार्जर बेंच बनाते हैं या फुल बेंच बनाते हैं। देखें, कोई भी इकदाम हो लेकिन उसके अंदर बदनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर तो जिस तरह जो है ना जजेस को तकसीम किया जा रहा है, उनको जो है ना उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर एतराज़ है। कोई मुस्बत तरीके से कोई बात हो, कोई वकला को एतराज़ नहीं है। इसके अंदर तो जो है वो जो वकला को तकसीम जजेस को तकसीम कर रहे हैं, जो अपने मकासद के लिए अदलिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एतराज़ है। जी हाँ, इनका ये कहना है कि जो जजेस को तकसीम किया जा रहा है उस पर उनको एतराज़ है। इसके एजुर बेंच बनता है या फुल कोर्ट बनता है तो उस पर वकला को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने MKM कारकुनान समेत दिगर लापता अफराद की बाजियाबी के केस में पुलिस तहकीकात पर बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक GIT सेशंस पर भी अदम एतमाद का इजहार किया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपूटो ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी GITs का क्या फ़ायदा जिनमें पेशरफ्त ही ना हो। अदालत ने लापता अफराद से मुतालिक हिरासती मराकज़ से रिपोर्ट तलब करते हुए सूबाई और विफाकी हुकूमतों को बाजियाबी का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक MKM कारकुनान फ़हीमुल्लाह, मोहम्मद साकिब 2015 में क्लिफ्टन से लापता हुए थे। मुस्तफ़ा अली, रेहाना बेगम, गुलनास और दिगर ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्तें दायर की थीं। आपको अपडेट करें कि कराची से टोरंटो जाने वाली परवाज 783 की ओस्लो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दौरान परवाज ब्लड प्रेशर कम होने से मुसाफिर बेहोश हो गया था। परवाज में मौजूद 3 डॉक्टर्स ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। तफसीलात जानेंगे समराबाद से। समर, अपडेट कीजिएगा, हालत कैसी है अब मुसाफिर की? हाँ जी, मुसाफिर की हालत तो बताई जा रही है बेहतर हो गई है। ताहम ये कराची से टोरंटो जाने वाली परवाज थी 783, जिसको जो है मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी ओस्लो एयरपोर्ट पर। इस हवाले से बताया जा रहा है कि दौरान प्रवास सैयद जावेद नामी मुसाफिर की हालत बिगड़ गई। मुसाफिर का ब्लड प्रेशर कम होने और बेहोशी तारी होने के सबब फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की फराहमी नागुज़ेर हो गई थी। प्रवास में मौजूद 3 डॉक्टर्स ने सैयद जावेद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, ताहम उनकी मुत्तफ़िका राय के मुताबिक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। प्रवास के कैप्टन ने ओस्लो एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी की बुनियाद पर जहाज को उतारने की इजाज़त तलब की, जिसके बाद जो है जहाज के दरवाजे के साथ ही एम्बुलेंस तलब की गई। मुसाफिर को मुकम्मल तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। प्रवास PK 783 ने दोबारा ओस्लो एयरपोर्ट से टोरंटो के लिए उड़ान भरी है। तर्जमान PIA का कहना है कि दीगर मूव के दौरान 4 घंटे प्रवास मुकर्ररा मंजिल से लेट हुई है। इस वजह से PIA के टोरंटो से वापस पाकिस्तान इस्लामाबाद की प्रवास। ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के आगाज़ हो गया, लेकिन शहरियों को सहर अफ्तार में गैस ना मिल सकी, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। कराची के मुख्तलिफ इलाके, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मिल्लत टाउन, अजीमपुरा, गुलफिशन सोसाइटी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 गैस बंदी से शदीद मुतासर हैं।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कब्जा माफिया को खबरदार कर दिया। ईद के बाद सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी 12वीं सहरी करने सुरजानी टाउन पहुंचे, जहां अवाम की बड़ी तादाद ने गवर्नर सिंध को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कब्जा माफिया को खबरदार करते हुए कहा कि अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लें। ईद के बाद सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ए सैयद शकील अहमद का कहना है, जिला शर्की को शहर का मॉडल जिला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंजूर कॉलोनी, महमूद आबाद और मुलहका आबादियों में सड़कों की असरकारी के कामों पर आवाम की खुशी काबिले दीद है। यही चाहते हैं कि बल्दियाती सहूलियात पहुँचाकर आवाम को रिलीफ फराहम करें। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की ने महमूदाबाद और मुलहका इलाकों में सड़कों की असरकारी के काम का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों की देखभाल की जिम्मेदारी इलाका मकीनों की भी है।